हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। ये हमारा जर्नल एंट्री के ऊपर वीडियो नंबर 10 यानी कि पार्ट नंबर 10 और इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले सम स्पेशल एंट्रीज के बारे में कि आखिर किस तरीके से कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स का एंट्रीज किया जाता है। इससे पहले पार्ट में हम लोगों ने किस तरीके से जर्नल एंट्री पास करते हैं और साथ ही साथ आखिर कौन से प्रोसेस को फॉलो करते हैं, 4 स्टेप्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। फिर उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट के बारे में भी डिस्कस किया और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करा। आज के इस क्लासेस में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सम स्पेशल एंट्रीज के बारे में। और यहाँ पर मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा कि आपको बेसिकली टॉपिक समझा देंगे हम, उसके बाद आपको ऊपर एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दिया जाएगा ताकि आपको उस टॉपिक का मतलब एक्चुअली में जो है वो समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहला हमारा टॉपिक है बैड डेप्ट। हालांकि इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। बैड डेप्ट मतलब क्या होता है? जब कोई पैसा, आपको पता है कि बिजनेसमैन बहुत लोगों को उधार बेचता है, तो कभी कभी क्या होता है कि आप जिसको उधार बेचें, जिसको भी उधार बेचते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेटर। तो जरूरी नहीं कि जितने भी डेटर को आप उधार बेचे वो सारे के सारे लोग पैसा आपको दे ही दे। कभी कभी ऐसा होता है कि डेटर जो है आपका पैसा लेके भाग गए, तो उस केस में जो भी पैसा आपका डूबता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेप्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेटर अमाउंटिंग रुपीज 10,000 बिकम इंसॉल्वेंट। इसका मतलब कि 10,000 का एक डेटर था जिसको हम उधार में बेचे थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट कहने का मतलब कि अब वो पैसा देने लायक नहीं रहा। तो चूंकि अब पैसा नहीं दे पाएगा तो मेरा पैसा तो डूब गया। तो उस केस में हम लोग जो टर्म यूज करेंगे वो कहेंगे बैड डेप्ट। डेटर, मान लीजिए डेटर का नाम है राम, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा? चूंकि बैड डेप्ट होना आपके लिए क्या है, आपका अगर पैसा डूब जाएगा तो बिजनेस के लिए क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है ना। ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। तो फाइनली एंट्री होगा बैड डेप्ट अकाउंट DR टू राम एंड अमाउंट जितना है 10,000 रुपीज, 10,000 टू 10,000 और नरेशन हो जाएगा बीइंग बैड डेप्ट रिटेन या फिर बैड डेप्ट मेंशन, ठीक है। ये आपका अकाउंटिंग। तो सिंपली कहने का मतलब जब भी पैसा आपका डूब जाता है तो हम लोग टर्म यूज करते हैं बैड डेप्ट। बैड डेप्ट टॉपिक से ही एक अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चन भी पूछा जाता है अलग लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल, श्याम अ डेटर ऑफ रुपीज 20,000 बिकम इंसॉल्वेंट। देखिए, जब भी इंसॉल्वेंट होगा ना तो समझ जाना कि पैसा डूब रहा है। श्याम अ डेटर ऑफ रुपीज 20,000 यानी कि 20,000 वो हम लोग से उधार करता था, इंसॉल्वेंट हो गया। अब उससे मात्र आगे क्या कह रहा है, ओनली 60 पैसा इन अ रुपी इज रिकवर्ड फ्रॉम हिज ई स्टेट। इसका मतलब कि मात्र श्याम एक बंदा है जिससे 20,000 रुपये हमें लेना था, वो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब मेरा पैसा डूबने वाला है। मगर खास बात क्या है, उसके प्रॉपर्टी को बेच के कुछ पैसा मिला। कितना पैसा मिला? 60 पैसा इन अ रुपी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 रुपया में, आपको पता है 1 रुपये में आपका कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है ना। तो अगर 60 पैसा मिल रहा है यानी कि वो कितने परसेंट के बराबर है, 60% के बराबर है ना।
तो अगर 60% के बराबर है यानी कि 60% पैसा रिकवर हो रहा है। अगर 45 पैसा इन रुपी बोले तो वो क्या हो जाएगा 45%, है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली ये भी बोल सकता था कि 60% रिकवर हुआ, मगर यहाँ पर बोल रहा है 60 पैसा इन रुपी, 45% को 45 पैसा इन रुपी, 30% को 35 पैसा इन अ रुपी, 1 रुपये में 30 पैसा। तो 1 रुपये में 30 पैसा कहने का मतलब 30%, 1 रुपये में 40 पैसा मतलब 40%। तो कभी कभी इस तरीके से भी आपको क्वेश्चंस दे देते हैं। अब यहाँ पर आपको पता है थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 20,000 रुपये का उधार बाकी था, लेना था, जिसमें से 60% तो मिल रहा है यानी कि 12,000 रुपये आपको पैसा मिल जाएगा, मगर बाकी का जो 40% है 8,000 रुपया, वो जो है वो आपका क्या हो गया, डूब गया। वो 40% जो है वो आपका डूब गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पैसा जो मिल रहा है 12,000 रुपया। अब इसका एंट्री क्या होगा, तो बैंक, या फिर कैश के मोड में दे रहा है तो कैश, चेक दे रहा है तो बैंक, अकाउंट DR 12,000 रुपये। बैड डेप्ट आपका 8,000 रुपीज डूब रहा है, बैड डेप्ट अकाउंट DR 8,000। टू श्याम है ना, तो श्याम से पैसा लेना था तो श्याम अकाउंट, फाइनली आपका कितना हो जाएगा 20,000। बीइंग बैड डेप्ट रिटेन, दैट्स इट। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या था कि 10,000 पूरा का पूरा डूब गया। यहाँ पर क्या है 60 पैसा इन रुपी इज रिकवर्ड फ्रॉम हिज ई एस्टेट। ई एस्टेट कहने का मतलब उसका प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी बेच के कितना आया 60 पैसा। तो फाइनली आपका एंट्री क्या होगा, पहले तो आप कैलकुलेट करेंगे कि कितना पैसा मिल रहा है, कितना पैसा डूब रहा है। तो 8,000 रुपीज डूब गया है एंड 12,000 रुपीज रिकवर हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में हमारा टॉपिक है बैड डेप्ट रिकवर्ड। बैड डेप्ट रिकवर्ड कहने का मतलब कि कभी कभी क्या होता है ना, जो पैसा डूब गया है वो रिकवर भी हो जाता है ना। जैसे कोई भी बंदा पैसा अगर लेके भागा हमारा, तो वो पैसा कभी कभी रिकवर हो जाता है, अचानक से आकर वो पैसा दे दिया। इन दैट केस वो जो पैसा मिल रहा है उसको हम लोग कहते हैं बैड डेप्ट रिकवर्ड। और बैड डेप्ट रिकवर्ड यानी कि डूबा हुआ पैसा मिलना एक तरीके का इनकम होता है, और इनकम को हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, है ना, याद होगा आपको। तो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको क्लियरिटी आएगा। राम a debtor of rupees 10,000 previously written off as bad debt, now paid full amount। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि राम एक डेटर था 10,000 रुपए का, प्रीवियसली रिटेन ऑफ, इसका मतलब क्या है कि पहले हम लोग इसको राइट ऑफ कर चुके थे एज बैड डेप्ट, मतलब हम लोग मान लिए कि राम अब पैसा नहीं देगा। नाउ पेड फुल अमाउंट, मगर अचानक से आके वो पैसा दे दिया। तो भाई पैसा दे दिया तो कोई बात नहीं, पैसा रिसीव कर लेंगे। तो जब पैसा मिलेगा तो या तो कैश के फॉर्म में मिलेगा या तो बैंक के फॉर्म में मिलेगा। तो जब भी पैसा मिलेगा तो कैश अकाउंट DR या फिर बैंक अकाउंट DR, 10,000 फुल अमाउंट दे रहा है वो। टू राम नहीं लिखेंगे क्योंकि डूबा हुआ पैसा मिल रहा है, इसलिए अब यहाँ पे लिखेंगे बैड डेप्ट रिकवर्ड। बैड डेप्ट रिकवर्ड कितना 10,000 रुपीज, और नरेशन हो जाएगा बीइंग बैड डेप्ट अमाउंट रिकवर्ड। बैड डेप्ट अमाउंट रिकवर्ड, बात समझ में आया। तो सिंपली बैड डेप्ट रिकवर्ड मतलब क्या होता है, वो डूबा हुआ पैसा वापस मिलना। तो कभी कभी डूबा हुआ पैसा जब वापस मिलता है तो उसके के लिए टर्म आप क्या यूज करेंगे, बैड डेप्ट रिकवर्ड, है ना। इसमें इसी तरीके का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, कुछ खास नहीं है ये। नेक्स्ट टॉपिक है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसके बारे में भी आप लोग पहले से जानते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में मतलब कभी कभी क्या होता है, दुकानदार बहुत सारा एक्सपेंसेस जो है वो बाकी रखता है, मतलब टाइम पे पेमेंट नहीं किया। जैसे
इलेक्ट्रिसिटी बिल 2 महीने से बाकी है तो उसके लिए टर्म यूज करेंगे आउटस्टैंडिंग। वर्कर का सैलरी 6 महीने से बाकी है, वेजेस बाकी है। तो ये बिजनेस में नॉर्मली लगा रहता है कि आज का पैसा कल दिए, कल का पैसा बाकी परसों दिए, है ना। तो वैसा खर्च जो पैसा काम तो ले लिए, वर्कर से काम ले लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लिए, मगर अभी तक पेमेंट नहीं किए, रेंट 4 महीने से नहीं दिए, तो इसको कहेंगे आउटस्टैंडिंग, है ना। बाकी को हम लोग इंग्लिश में अकाउंटिंग टर्म में क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग, है ना। तो फॉर एग्जांपल रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड ₹50,000। लैंडलॉर्ड का रेंट कितना बाकी है, 50,000 रुपीज। सिंपली ड्यू मतलब बाकी, मकान मालिक का। तो अगर रेंट दे देते तो एंट्री क्या होता है, रेंट अकाउंट दिया टू कैश, यही होता। आई नो, है ना, कि आपको पता है कि रेंट अगर पेमेंट करते हैं तो रेंट अकाउंट दिया टू कैश 50,000 अमाउंट हो जाता। मगर चूंकि पेमेंट नहीं किए हैं तो हम लोग कैश के बदले क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग। क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 50,000 एंड 50,000। मतलब किसी भी चीज का अगर बकाया हो, सैलरी बाकी है तो सैलरी अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट बाकी है तो रेंट अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल बाकी है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डीआर टू इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी। बिल नहीं लिखना चाहते तो नहीं भी लिख सकते हैं। तो सिंपली इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग रेंट आउटस्टैंडिंग। बात समझे, ये आपका फाइनल एंट्री हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग भी कोई बड़ा टर्म नहीं है, आराम से आप इजीली इसको समझ सकते हैं। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी होता है। कभी कभी बहुत सारा एक्सपेंसेस जो होता है हम लोग बाकी रखते हैं तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं आउटस्टैंडिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका टॉपिक प्रीपेड। प्रीपेड एक्सपेंसेस। कभी कभी क्या होता है कि दुकानदार जो है, प्रीपेड मतलब क्या होता है, प्री मतलब पहले या पेड मतलब पेमेंट कर देना, मतलब समय से पहले पे कर दी, सैलरी समय से पहले पे कर दिए, रेंट एडवांस में दे दिए। तो जो खर्च एडवांस में बिजनेसमैन दे देता है उसको हम लोग उसके लिए टर्म यूज करते हैं प्रीपेड। जैसे 3 महीने का सैलरी एडवांस दे दिया, सैलरी पेड इन एडवांस ₹30,000, है ना। तो इसका एंट्री क्या होगा, तो चूंकि आप पे कर रहे हैं तो पेमेंट कर रहे हैं तो टू कैश हो जाएगा। पेमेंट कर रहे हो ऑब्वियस सी बात है, कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट कितना, 30,000 रुपये। और चूंकि ये एडवांस में दिए हैं तो एडवांस के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं प्रीपेड, है ना। एडवांस नहीं लिखते, एडवांस सैलरी नहीं लिखते हम लोग, उसके लिए क्या लिखते हैं, प्रीपेड सैलरी। तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डीआर 30,000 रुपये। और नरेशन क्या हो जाएगा आपका, बीइंग सैलरी पेड इन एडवांस, है ना। इस तरीके से आपका नरेशन हो जाएगा। एकदम सिंपल है, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं। आपका सिंपल सा है, लैंग्वेज जैसा बोलेगा आपको समझ में आ जाएगा कि एडवांस में खर्च है। और जब भी एडवांस में होगा तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट दिया टू कैश, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका डेप्रिसिएशन टॉपिक। डेप्रिसिएशन, है ना। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, देखिए, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू इट्स यूज। कहने का मतलब आपको पता है कि किसी भी बिजनेस में बहुत तरीके का एसेट्स वगैरह यूज होता है। जैसे मान लीजिए मेरा फैक्ट्री है तो हम वहाँ पे बिल्डिंग मेरे लिए एसेट्स हो गया, ट्रक हो गया, मशीन हो गया। अब ट्रक यूज कर रहे हैं तो ट्रक जितना यूज करेंगे उतना ज़्यादा उसका वैल्यू रिड्यूस होगा, और किसी भी एसेट्स को यूज करेंगे तो उसका वैल्यू रिड्यूस होगा। फर्नीचर खरीदे हैं तो फर्नीचर मान लीजिए 50,000 का खरीदे तो
थ्रू आउट द ईयर उसका वैल्यू 50,000 नहीं रहेगा, वो लगातार जो है वो रिड्यूस होते चला जाएगा। तो किसी भी एसेट्स को जब आप यूज करते हो तो उसके यूज करने के कारण उसका वैल्यू रिड्यूस होता है, और उस वैल्यू को रिड्यूस होने के को हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं डेप्रिसिएशन। यानी कि कोई भी एसेट जब आप यूज करते हैं और यूज करने के कारण जो वैल्यू रिड्यूस हो रहा है उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू इट्स यूज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, चार्ज डेप्रिसिएशन, depreciation on machine rupees 50,000 at the rate of 10%, 10% के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। क्या होगा एंट्री? यानी कि मशीन का वैल्यू है 50,000 और 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, यानी कि 1 साल यूज किए और 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। तो हम लोग जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हमेशा 1 ईयर का ही चार्ज करते हैं, या तो मैक्सिमम 1 साल का, एक पूरे साल यूज किए तो 1 साल। और अगर कभी कभी क्या होता है ना कि जनवरी टू दिसंबर का सेशन है मान लीजिए, तो अगर जनवरी में खरीदे हैं तब तो जनवरी से दिसंबर यूज होगा 12 महीना, पर अगर मान लीजिए अक्टूबर में खरीदे हैं तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर मात्र 3 महीना ही यूज हो रहा है, तो फिर 3 महीने का चार्ज करेंगे। कहने का मतलब सिंपली, मशीनरी जो है जरूरी नहीं है कि पूरे साल ही यूज हुआ हो। अगर जनवरी टू दिसंबर का सेशन है और जनवरी में खरीद रहे तब तो पूरे साल यूज हुआ, पर अगर अक्टूबर में खरीदे हैं तो अक्टूबर यूज किए, नवंबर यूज किए, दिसंबर यूज किए, और वो अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट, फिर अब क्या होगा, अगले अकाउंटिंग ईयर में चला जाएगा वो मशीन। तो अगले अकाउंटिंग ईयर में जब जितना महीना यूज होगा उतने महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो सिंपली होता क्या है कि जितने महीने का डेप्रिसिएशन आपको बोले उतने महीने का चार्ज करना, मगर जब कुछ नहीं बोले तो आपको पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देना, जैसा कि इस क्वेश्चन में हो रहा है। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 50,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, बस और कुछ नहीं बोला, मतलब कि पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। और 50,000 का 10% आपका कितना होता है, 5,000 रुपीज़, यानी कि आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 5,000 रुपीज़। तो एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन आपके लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। तो एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू, मशीन पे चार्ज कर रहे हैं तो मशीनरी, अगर आप फर्नीचर पे चार्ज करते हैं तो फर्नीचर लिखते हैं, बिल्डिंग पे चार्ज करते हैं तो बिल्डिंग लिखते हैं। और इसके कारण चूंकि वैल्यू रिड्यूस हो रहा है तो इसको हम लोग मशीन को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और नरेशन हो जाएगा बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और थोड़ा क्लियरिटी आए, है ना, और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप होगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्या दिया, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर और फर्नीचर कॉस्टिंग ₹1 लाख एट द रेट ऑफ 10%, जरूरी नहीं है 10%, कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए 10% ले रहे हैं, फॉर 9 मंथ, मात्र वो 9 मंथ ही यूज हुआ इसलिए 9 मंथ हम लोग चार्ज कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए 9 मंथ कहने का मतलब 1 लाख का मशीन है, फर्नीचर है, 10% के हिसाब से 9 मंथ का चार्ज करना है तो 9/12 कर देंगे, है ना। तो फाइनली अमाउंट कितना आएगा, 7500 रुपया होना चाहिए, है ना। 1 लाख का 10% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, 7500 रुपये, 7500, ठीक है। अच्छा, अब इसका एंट्री क्या होगा, एंट्री सेम होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन हम शॉर्ट में लिख रहे हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू, फर्नीचर पे चार्ज कर रहे हैं तो फर्नीचर लिख देंगे हम लोग, अमाउंट 7500 एंड 7500 बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, ये भी आप लिख के क्लोज कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक टॉपिक डेप्रिसिएशन, जिसके ऊपर 2 क्वेश्चंस देखें और इजी टॉपिक है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। अब जैसे मान लीजिए ये ओनर है आपका, है ना, और ये उसका बिजनेस है, तो ये बंदा जो भी पैसा लगा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको पता है हम लोग अकाउंटिंग बिजनेस का करते हैं, हम लोग अकाउंटिंग किसका करते हैं? बिजनेस का करते हैं। तो ओनर जो भी पैसा लगाया, तो होता क्या है कि कभी कभी ओनर कहता है कि भाई हम जो पैसा लगाए ना, हम बिजनेस से इंटरेस्ट लेंगे। तो चूंकि बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ रहा, मालिक है फिर भी इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो बिजनेस से वो जो पैसा निकालेगा इंटरेस्ट के फॉर्म में, उसको क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और आप यहाँ पर देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बिजनेस क्या कर रहा है? पे कर रहा है। और चूंकि बिजनेस पे कर रहा है तो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा, है ना। तो सिंपल सा बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर को मिलता है। ओनर जितना भी कैपिटल लगाया उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और उस बिजनेस पे मुझे 5% का इंटरेस्ट चाहिए, तो हम जितना भी कैपिटल लगाए हैं, 10 लाख अगर लगाए तो 10 लाख के ऊपर 5% मुझे इंटरेस्ट सालाना मिलेगा, ठीक है। और वो बिजनेस के लिए एक तरीके का एक्सपेंस कहलाएगा। तो इसका एंट्री क्या होगा भाई? तो इसका एंट्री होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक कंडीशन लगा लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग पूरा ही लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% ऑन कैपिटल रुपीज 5 लाख। 5 लाख रुपीज का कैपिटल है, उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट। तो बताइए इंटरेस्ट आपके लिए 50,000 रुपया हो जाएगा, 5 लाख का 10% 50,000 रुपीज। अब इसका एंट्री क्या होगा? तो चूंकि ओनर को दिया जा रहा है ना, ओनर का कैपिटल पहले कितना था? ओनर का कैपिटल पहले 5 लाख रुपया था। अब वो 10% का इंटरेस्ट अगर उसको मिलेगा तो क्या होगा? इंटरेस्ट उसी के कैपिटल में जुड़ जाएगा, अलग से नहीं मिलेगा, उसी के कैपिटल में ऐड हो जाएगा। और टोटल इंटरेस्ट कैपिटल कितना हो जाएगा? 5,50,000 रुपीज, है ना। तो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में होता क्या है कि जितना भी कैपिटल है उसी में इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो ऐड कर दीजिए, बात बन गया। तो एंट्री क्या होगा? क्योंकि आप देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को करेंगे डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ईयर 50,000 टू कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा? 50,000, है ना। और नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड, बस दैट्स इट, फाइनल। ये है आपका जर्नल एंट्री। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा एंट्री, क्योंकि कहीं ना कहीं कैपिटल जब भी, आपको पता है रूल बताएं आपको, कैपिटल जब भी बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इसलिए यहाँ पर आप देखिए कैपिटल को हमने क्रेडिट करा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए इसको क्या किए हैं? डेबिट किए। तो सिंपल सा फंडा है भाई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी चार्ज किया जाएगा तो एक ही एंट्री होगा, सिर्फ अमाउंट अलग होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, अमाउंट जितना आप कैलकुलेट करिए उसके हिसाब से चार्ज हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है? देखिए आपको पता है कि जैसे ये ओनर है और ये बिजनेस है उसका। अब हो सकता है कि ओनर को कुछ पैसे का जरूरत है, तो कहाँ से निकालेगा? बिजनेस से निकालेगा। एरो देखिए कहाँ जा रहा है पैसा? बिजनेस से निकाल रहा है पैसा, तो इसको क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग। तो बिजनेस ये भी तो कंडीशन लगा सकता है कि भाई अगर तुम पैसा दिए और उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, तो बिजनेस से कुछ भी आप पैसा निकालिएगा तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा, और उसको क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, है ना। यानी कि हम अगर अपने बिजनेस का ओनर हैं और हम अपने बिजनेस से कुछ पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है, अगर हम अपने बिजनेस से पैसा कुछ निकाल रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग बोलते हैं। और उसी पे अगर इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ रहा है, ऐसा हो सकता है कि आप अपने बिजनेस से ही पैसा निकाल रहे हैं और आप ही को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो उस केस में
उस केस में ये तो बेचारा थोड़ा गुस्सा हो जाएगा, है ना, ये गुस्सा हो जाएगा, मगर पैसा तो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहने का मतलब क्या होता है कि फर्म को इंटरेस्ट मिल रहा है। किससे इंटरेस्ट मिल रहा है, ओनर से मिल रहा है इंटरेस्ट। तो इसलिए फर्म के लिए क्या हो गया, इनकम हो गया, और इनकम हो गया तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब देखिए ये बंदा ना कभी भी इंटरेस्ट कैश में नहीं देगा, उसके कैपिटल से डायरेक्ट रिड्यूस हो जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपको आराम से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कह रहा है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 5% ऑन ड्राइंग ₹30,000। बंदे ने 30,000 का ड्राइंग करा है और 5% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो आप क्या करेंगे, 30,000 का 5% 1,500 रुपीज होता है। तो एंट्री क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट DR, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ड्राइंग पे हो रहा है ना, तो ड्राइंग अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और फाइनली अमाउंट कितना हो जाएगा, 1,500 एंड 1,500 बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज्ड। ये आपका फाइनल एंट्री हो जाएगा, बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट DR टू ड्राइंग, सॉरी ड्राइंग अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट क्यों किए हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, और इनकम जो होता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। और कोई भी पार्टनर अगर पैसा निकालता है तो उसका कैपिटल घटता है तो ड्राइंग लिखते हैं, और उस ड्राइंग पे अगर इंटरेस्ट लग रहा है तो भी क्या लिखते हैं, ड्राइंग ही लिखते हैं। और चूंकि कैपिटल घट रहा है और कैपिटल घटता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, है ना। तो फाइनल एंट्री हमेशा एक ही होगा, जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो एंट्री होगा ड्राइंग अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और कैपिटल के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू कैपिटल। फिर नेक्स्ट है आपका लास्ट टॉपिक आज का हमारा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कहने का मतलब इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है आपके एग्जामिनेशन में। कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, इसका कहने का मतलब क्या होता है कि अब अगर कोई भी मशीन आप खरीदे, कोई भी मशीन आप अगर खरीदते हो और उसको फैक्ट्री में यूज करने से पहले जितना भी खर्च करते हैं वो सारा उसी के वैल्यू में ऐड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मशीन खरीदा अमेरिका से, भाई इंपोर्टेड मशीन है, अमेरिका से 5 लाख रुपए का मशीन खरीदे। अब उसमें आप ट्रांसपोर्ट का खर्च 50,000 पे किए। एक इंस्टॉलर आया अमेरिका से और वो इंस्टॉल किया, 30,000 रुपीज ले लिया। फिर आपने इंश्योरेंस कराया उस मशीन का, चूंकि विदेश से था तो आप सोचे भाई इंश्योरेंस करा लेते हैं, 20,000 का इंश्योरेंस कराए, तो टोटल खर्च कितना हो गया, 6 लाख रुपीज। और तब आप पूजा करके मशीन का मशीन चालू किए। तो कहीं ना कहीं आप मशीन तो खरीदे हैं 5 लाख रुपीज में, मगर टोटल यूज करने से पहले खर्च कितने का हो गया, 6 लाख रुपीज का। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। और हम लोग ये ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलमेंट और इंश्योरेंस का खर्च अलग से नहीं लिखेंगे, हम लोग मर्ज करके एक बार में लिख देंगे। और क्या एंट्री क्या होगा, जैसे मशीन खरीद रहे हैं और मान लीजिए सारा पेमेंट बैंक से किए तो लिखेंगे बैंक, मशीन खरीद रहे हैं तो मशीन हमारे पास आ रहा है तो मशीन को करेंगे डेबिट, तो मशीनरी अकाउंट DR टू बैंक। और या फिर चेक कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो टू कैश, 5 लाख 6 लाख, है ना, क्योंकि टोटल खर्च कितना हो रहा है, 6 लाख रुपीज। तो हम लोग यहाँ पे फाइनली किए क्या, मशीन को खरीद के यूज करने से पहले जितना भी खर्च किए हैं वो उसको मशीन के वैल्यू में ही ऐड कर दिए, और इसी प्रोसेस को कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। यानी कि एक्सपेंस को कैपिटलाइज कर रहे हैं, मतलब कि मशीन के वैल्यू में ऐड कर रहे हैं। तो हम लोग ये अलग अलग जो लिखते हैं, ट्रांसपोर्ट का, इंस्टॉलमेंट का और इंश्योरेंस का, नहीं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर बोलता है भाई ऐसा कुछ करने का दरकार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन लेते हैं तो आपको और अंडरस्टैंडिंग आएगा। कह रहा है परचेज्ड
ब्रिक वर्थ ₹2 लाख, सैंड बालू वर्थ ₹30,000, सीमेंट वर्थ ₹3 लाख, टिम्बर लकड़ी वर्थ रुपीस मतलब उतने का 50,000 का। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं टोटल खर्च कितना किए, टोटल खर्च किए 5 लाख और 5,80,000, 5,80,000 और 5,80,000 रुपीज ये कहाँ यूज होगा, ये ब्रिक सैंड सीमेंट टिम्बर कहाँ यूज होगा, बिल्डिंग बनाने में। तो फाइनली कहने का मतलब आप ये जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो बिल्डिंग के ऊपर कर रहे हैं। तो अलग से ब्रिक अकाउंट, सैंड अकाउंट, सीमेंट अकाउंट, टिम्बर अकाउंट सही नहीं लगता। हम लोग क्या करते हैं, एक ही में सब कुछ लिख देते हैं और हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, बिल्डिंग, क्या बोलेंगे इसको, बिल्डिंग। तो सिंपली क्या होगा, एंट्री बिल्डिंग आपके लिए एसेट्स है तो बिल्डिंग अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, और अमाउंट कितना हो जाएगा 5,80,000, 5,80,000 ये आपका फाइनल अमाउंट। बीइंग नरेशन हो सकता है, बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर बिल्डिंग, आप ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं, इस तरीके का जो सॉल्व किए, कहीं ना कहीं पर्पस क्या था, ब्रिक सैंड और सीमेंट और टिम्बर का बिल्डिंग बनाना। तो हम लोग डायरेक्ट बिल्डिंग लिखेंगे क्योंकि कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर कहता है कि भाई आप कोई भी खर्च किसी भी एसेट्स के लिए करते हो तो उसके वैल्यू में ऐड हो जाएगा, और सैंड अकाउंट सीमेंट अकाउंट अलग से खोलने की जरूरत नहीं है। सारा अब फर्दर कितना भी ब्रिक खरीदे, फर्दर कितना भी हम ब्रिक्स सैंड खरीदे, सीमेंट कर दे, सब किस में ऐड हो जाएगा, बिल्डिंग में ऐड होते चला जाएगा। तो ये हमारा आज का वीडियो सेशन था जिसमें हम लोगों ने कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करा, जैसे कि हम लोग आज डिस्कस किए हैं बैड डेप्ट के बारे में, बैड डेप्ट रिकवर्ड के बारे में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो बचे हुए हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे और फिर जर्नल एंट्री चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।